लिए प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो के साम्यवाद पर मेरा जो वीडियो आया था पहले वो इंग्लिश में था, हिंदी में कोई भी वीडियो नहीं था। तो आज हम प्लेटो के साम्यवाद का संक्षेप में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम ये पढ़ ही चुके हैं कि प्लेटो के पूरे जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो उसकी पुस्तक रिपब्लिक में आए हैं, और रिपब्लिक में उसके जो सिद्धांतों का जो मूल आधार है वो न्याय का सिद्धांत है। अब हम यहाँ दोबारा ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसको आधार बनाकर किस तरह से वो अपने विचारों का भवन तैयार करता है। न्याय के सिद्धांत में हमने ये देख लिया था कि प्लेटो न्याय के अंतर्गत ये मानता है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 गुणों की प्रधानता होती है। 3 गुण होते हैं। इन 3 गुणों में से विवेक और साहस का वर्ग, इन दोनों को मिलाकर के वो किसकी स्थापना करता है? वो अभिभावक वर्ग की स्थापना करता है। तो न्याय में जो है वो विवेक, साहस और क्षुधा, इनमें से जो विवेक और साहस प्रधान व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों का काम है राज्य के शासन का संचालन करना। ये जो शासन का संचालन करने वाले लोग हैं, इनमें अब हम एक बार हम साहस को भी छोड़ दें और एक बार क्षुधा को। क्षुधा को तो हमें इसलिए छोड़ना है क्योंकि प्लेटो इस जो कि क्षुधा के तत्व वाली जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उसको वो ज्यादा अपने आदर्श राज्य की योजना में उस पर विचार नहीं करता। वो मुख्यतः इन 2 वर्गों पर विचार करता है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके विचार का केंद्र है दार्शनिक राजा, जिसमें विवेक के तत्व की प्रधानता होती है। ये जो विवेक के प्रधान वाला दार्शनिक राजा है, इन दार्शनिक राजाओं के लिए मुख्यतः और सैनिकों के लिए भी वो शिक्षा की योजना बनाता है। शिक्षा योजना का हम अध्ययन कर चुके हैं। शिक्षा योजना के अंतर्गत वो यह बताता है कि पहले से ही जो लोग ज्ञान संपन्न हैं, जिनमें जन्मजात इस बात की प्रतिभा है कि क्या सही है क्या गलत है, अपने उस जन्मजात प्रतिभा को निखारने के लिए प्लेटो उन्हें एक बहुत लंबी शिक्षा की योजना उनके लिए निर्मित करता है। और प्लेटो ये बताता है कि 6 वर्ष की उम्र से लेकर के और 50 वर्ष की उम्र तक ये जो विवेक संपन्न लोग हैं इन्हें शिक्षित किया जाएगा। पहले से ही जिनका विवेक जागृत है उसे और अधिक मजबूत किया जाएगा, और इस तरह से उन्हें वो पूरी तरह से शासन करने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन प्लेटो अभी भी एक संशय में है, प्लेटो अभी भी एक दुविधा में है। और वो दुविधा क्या है कि इतनी लंबी मेहनत के बाद भी जब ये दार्शनिक राजा जो कि प्रशिक्षण के द्वारा तैयार हो चुके हैं, जब ये अपने परिवार में जाएंगे तो परिवार का विपरीत वातावरण इन्हें फिर से उस दलदल में फंसा सकता है जिससे प्लेटो उसको मुक्त करना चाहता था। क्योंकि प्लेटो ये जानता था कि कितना ही विवेक संपन्न व्यक्ति क्यों हो, और चाहे उसे कितना ही प्रशिक्षण क्यों न दे दिया जाए, किंतु यदि उसका परिवार और संपत्ति, क्योंकि संपत्ति के बिना परिवार नहीं चलता, ठीक है, और परिवार के लिए संपत्ति आवश्यक है, तो उसका अपना परिवार जिसमें उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, परिवार और संपत्ति के प्रति जो ममत्व है, जो प्रेम है और जो मोह की भावना है, वो इस सारी योजना को समाप्त कर सकता है, वो नष्ट हो जाएगी। तो अपनी इस योजना को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए वह एक और सिद्धांत पर विचार करता है, और वो है परिवार का और संपत्ति का साम्यवाद। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि अब वो क्या कर रहा है। वो रिपब्लिक पुस्तक लिख रहा है
उस पुस्तक में वो विचार कर रहा है, एक के बाद एक इस तरह से विचारों का भवन बनाता चलता है। उस भवन की जो नींव है वो है न्याय का सिद्धांत, आधार है। इसके ऊपर वो पहली इमारत, पहली मंजिल बनाता है, वो शिक्षा योजना की मंजिल बनाएगा। इस शिक्षा योजना की मंजिल के ऊपर अब वो ये सोचता है कि इसको और अधिक सुदृढ़ करना है, तो वो एक बनाता है, साम्यवादी सिद्धांत का निर्माण करता है। अब आज हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो के इस साम्यवाद का उद्देश्य डस्टर क्या है। तो साम्यवाद के सिद्धांत में दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। एक तो परिवार का साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद भी उसे कहा जाता है, और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। हम पहले बात करेंगे संपत्ति के साम्यवाद की। और संपत्ति के साम्यवाद का तात्पर्य है कि अभिभावक वर्ग के सभी जो दार्शनिक राजा हैं, सभी जो लोग हैं, वो सब मिलकर के संपत्ति का सामूहिक उपभोग करेंगे। ये पहली बात है, संपत्ति का सामूहिक उपभोग। अब संपत्ति में क्या क्या सम्मिलित है? संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्ति सम्मिलित है। संपत्ति में भूमि सम्मिलित है, संपत्ति में वस्त्र है, भोजन है, भूमि है, सोना चांदी है, बहुमूल्य आभूषण है। मतलब जो कुछ भी भौतिक संसाधन है वो संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। पशु हैं, ठीक है, पशु की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो संपत्ति है, जो कि सजीव या निर्जीव संपत्ति हो सकती है, इस संपत्ति पर इस दार्शनिक राजाओं के या अभिभावक वर्ग का कोई भी अधिकार नहीं होगा। संपत्ति किसके पास रहेगी? उत्पादक वर्ग के पास संपत्ति रहेगी। और इस पर अभिभावक वर्ग को जितनी संपत्ति की आवश्यकता जीवन यापन के लिए है, वह मात्र उतनी ही संपत्ति का उपभोग करेगा, और वो भी सामूहिक रूप से। अब देखिए, सामूहिक रूप से उपभोग का तात्पर्य क्या है कि वो अलग अलग घरों में नहीं रहेंगे, वरन टेंट में जिस तरह से शरणार्थी लोग रहते हैं, इस तरह से अस्थायी घरों में वो निवास करेंगे। वो टेंट में, या यदि हम अपनी शब्दावली में बात करें तो जैसे धर्मशालाओं में रहते हैं, उस तरह के साधारण घरों में वो लोग रहेंगे। उनका सामूहिक रसोई घर होगा, सामूहिक रूप से उनके लिए भोजन बनेगा, और उनका भोजन भी बेहद सादा होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि शिक्षा योजना में हमने क्या देखा था? आहार शास्त्र के नियम, शरीर के लिए व्यायाम, जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रेष्ठ और सादा भोजन है, ऐसा भोजन वो लोग करेंगे। और अपनी दार्शनिक राजाओं के लिए वो रिपब्लिक में ये कहता है कि ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें सोना और चांदी छूना भी नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र इन्हें नहीं पहनने चाहिए, सादे सूती कपड़े इन्हें पहनने चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल संत जैसा, ऋषि का जैसा इनका जीवन होगा। सामूहिक रूप से ये अपने जीवन का यापन करेंगे, और इस तरह से न तो भूमि के स्वामी होंगे ये, न वो बहुमूल्य जो है वो रत्नों के स्वामी होंगे, और न ही इन्हें कोई स्वादिष्ट भोजन की लालसा होगी। ये सादा जीवन व्यतीत करेंगे। ये संपत्ति इनके पास कहां से आएगी? जितनी भी संपत्ति, न्यूनतम संपत्ति जो कि जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी संपत्ति इन्हें मिलेगी उत्पादक वर्ग से टैक्स के रूप में, क्योंकि वो राज्य की सेवा कर रहे हैं। राज्य के लिए अपना निजी परिवार, अपनी निजी संपत्ति, उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया है। तो राज्य के लिए वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। इसके बदले में जब वो राज्य की सेवा करते हैं, उत्पादक वर्ग की पूरी जनसंख्या के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं, बदले में उत्पादक वर्ग उन्हें क्या देगा? वस्तुओं के रूप में टैक्स प्रदान करेगा, पैसे के रूप में नहीं। पैसा तो इन्हें चाहिए ही नहीं, इनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, वरन वस्तुओं के रूप में उन्हें
करों के रूप में ये सारी वस्तुएं दी जाएंगी जिसकी इन्हें जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता है। तो इस तरह से साम्यवाद, ये साम्यवाद शब्द जो है वो किस बात का प्रतीक है? साम्य मतलब समानता, यानी समानता का सिद्धांत। अब ये समानता का सिद्धांत कहाँ लागू हो रहा है? वो पूरे राज्य की जनसंख्या पर लागू नहीं होता, ये केवल अभिभावक वर्ग पर ही लागू हो रहा है। अभिभावक वर्ग में ही आपस में समान जीवन जीने, समान प्रकार के जो है वो वस्तुओं का उपभोग करने की इन्हें आवश्यकता होगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मुझे ये खाना है, मुझे वो पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। व्यक्तिगत रुचि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये है संपत्ति का साम्यवाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है परिवार का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद, एक परिवार एक ऐसा स्थान होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन प्लेटो इसी परिवार को राज्य के हित के लिए कुर्बान कर देता है। राज्य का हित क्या है? राज्य का हित ये है कि अभिभावक वर्ग निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करें, राज्य के एकीकरण के लिए अपने निजी हित का बलिदान करते हैं। उसके लिए अभिभावक वर्ग का परिवार भी नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यदि अभिभावक वर्ग का परिवार नहीं होगा तो अभिभावक वर्ग का निर्माण आगे कैसे होगा? क्योंकि प्राणियों की एक विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है कि प्रत्येक प्राणी अपनी ही समान संतति का, ठीक है, संतानोत्पत्ति करते हैं, संतति का अर्जन करते हैं। इस तरह से एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियां वो चलती रहती हैं। तो संतानोत्पत्ति का जो कार्य है वो भी परिवार में ही किया जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है ये जानना कि ये क्या कहता है आखिर परिवार के बारे में। संपत्ति का साम्यवाद समझने में बहुत अधिक मुश्किल नहीं है, सबको एक साथ रहना है। परिवार के लिए यदि हम संक्षेप में बात करें तो वो ये कहता है कि वो परिवार को समाप्त नहीं करता। परिवार नामक संस्था बनी रहती है, केवल उसका रूपांतरण हो जाता है। और उसका रूपांतरण कैसे होगा? उसका रूपांतरण होगा व्यक्तिगत परिवार के स्थान पर राज्य परिवार की स्थापना हो जाती है। व्यक्तिगत परिवार में एक पति पत्नी और उनके बच्चे, राज्य परिवार में ये सामूहिक रूप से, यानी कि एक ही उम्र के जो अभिभावक हैं वो सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर रहेंगे और जब राज्य के लिए आवश्यकता होगी तब वे संतानोत्पत्ति का कार्य करेंगे। शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन करते हुए हमने यह देख लिया था कि प्लेटो दार्शनिकों के लिए 20 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक विभिन्न प्रकार के विज्ञानों के अध्ययन की व्यवस्था करता है। और उसमें वो बताता है कि ज्योतिष का अध्ययन करना है, खगोल का अध्ययन करना है, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करना है। तो प्लेटो के समय में यूनान में ये खगोल विद्या, ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन की ज्योतिष विद्या बहुत प्रचलित थी। और उसी विद्या का प्रयोग करते हुए प्लेटो यह बताता है कि एक निश्चित समय में निश्चित आयु के श्रेष्ठ पुरुषों और श्रेष्ठ महिलाओं को संतानोत्पत्ति का अवसर दिया जाएगा। वो केवल अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए वो साथ नहीं रहेंगे, वरन वो केवल तभी साथ आएंगे जबकि राज्य को आवश्यकता है कि अब हमें इतने संतानों की आवश्यकता है। बिल्कुल एक हम ये देख सकते हैं कि भौतिकीय दृष्टिकोण यहाँ पर है।
ये संतानोत्पत्ति करनी है कि नहीं करनी, ये प्रत्येक स्त्री पुरुष का अपना बेहद निजी मामला होता है, लेकिन राज्य के लिए प्लेटो इसको भी कुर्बान कर देता है। और वो ये कहता है कि जितनी संख्या में हमें भविष्य के लिए दार्शनिक राजाओं की आवश्यकता होगी, उतनी ही संख्या में संतानोत्पत्ति का अवसर दिया जाएगा। निश्चित समय, निश्चित ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक जो स्थिति है वो कैसी है, ताकि श्रेष्ठ संतति का निर्माण किया जा सके, संतान कमजोर नहीं हो, संतान शारीरिक और मानसिक रूप से बलिष्ठ हो, और वो ऐसी हर प्रकार से श्रेष्ठ संतान हो जो फिर से भविष्य के दार्शनिक राजाओं के निर्माण के लिए श्रेष्ठ रहेगी। तो इस प्रकार जब एक निश्चित समय में स्त्री और पुरुषों को, और वो भी राज्य तय करेगा कि किन स्त्रियों और किन पुरुषों का जो संतानोत्पत्ति के लिए मिलना है वो ठीक रहेगा। इसके बाद में जो संतान उत्पन्न होगी उसका पालन पोषण कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में प्लेटो ये कहता है कि जब कोई स्त्री किसी संतान को उत्पन्न कर देगी, जन्म के तुरंत बाद ही उस संतान को उस स्त्री के संरक्षण से हटा लिया जाएगा और उसे अन्य संतानों के साथ सामूहिक रूप से वहां पे रख दिया जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है। पैदा होते ही मां के पास से संतान को, उस नवजात शिशु को हटा करके अन्य नवजात शिशुओं के साथ मिला दिया जाएगा। उस मां को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी अपनी संतान कौन सी है। उस पिता को ये नहीं पता चलेगा, जो कि उसका जनक है, उसको नहीं पता चलेगा कि उसकी संतान कौन सी है। उस निश्चित समय में जितनी भी संतानें पैदा हुई हैं, चाहे वो बच्चे हैं और चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे लड़के हैं, ठीक है, बालिका या बालक, सभी का समान रूप से पालन पोषण किया जाएगा। और इस समान पालन पोषण में वे बच्चे जो संबोधन करेंगे वो अपनी ही उम्र की सभी महिलाओं को वो माता कहेंगे, और उस उम्र की सभी महिलाओं को वो पिता कहेंगे। उस उम्र के, निश्चित उम्र के सभी बच्चों को वो भाई या बहन के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। और जो और प्रौढ़ हैं उनके लिए वो पितामह होंगे, दादा या दादी होंगे। इस प्रकार से बिल्कुल परिवार का एक सामूहिक राज्य परिवार, छोटे से परिवार को वो एक बड़े परिवार के रूप में बदल देता है, एक सामूहिक परिवार के रूप में बदल देता है। संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। परिवार के साम्यवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्लेटो की योजना में बहुत क्रांतिकारी बात है, वो ये है कि यहाँ पर वो इस अभिभावक वर्ग में महिलाओं को भी बराबर सम्मिलित करता है। और दुनिया के दार्शनिकों में प्लेटो एकमात्र संभवतः दार्शनिक हुआ है जो आज से 2500 साल पहले भी ये मानता है कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से मुक्त बाहर जाना चाहिए, और महिलाओं में भी शासन करने की उतनी ही योग्यता होती है जितनी पुरुष में हो सकती है। इसलिए वो अभिभावक वर्ग में, यहाँ तक कि सैनिकों में भी वो महिलाओं को भी रखता है, पुरुषों को भी रखता है। दार्शनिक राजाओं में भी वो महिलाओं को भी रखता है, पुरुषों को भी रखता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है वही, आत्मा तो नहीं जानती ना कि मेरा शरीर क्या है। आत्मा का तत्व है विवेक, और वो उस आत्मा के तत्व के आधार पर ही तो निर्माण कर रहा है जनसंख्या के 3 वर्गों का। तो उस विवेक के आधार पर, वो विवेक चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, वो दोनों में समान रूप से शासन करने की योग्यता स्वीकार करता है, और उस योग्यता के आधार पर महिलाओं को भी उतने ही अधिकार देता है शासन करने के जितने उसने पुरुषों को प्रदान किए हैं। ये है उसका परिवार और संपत्ति का साम्यवाद। अब यदि इसके मुख्य आधारों की बात करें तो वो क्यों ये ऐसा करता है, तो कुछ आधार निकल करके सामने आएंगे। जैसे मनोवैज्ञानिक आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर वो ये बता ही चुका है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, और इन गुणों के आधार पर वो अभिभावक वर्ग की रचना करता है। और इसी आधार पर, क्योंकि ये शासन करने के लिए ही बने हैं,
ये राज्य की सेवा करने के लिए ही बने हैं, इसलिए इन्हें परिवार और संपत्ति के अनावश्यक बंधनों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। बंधन है संपत्ति, परिवार भी एक बंधन है हमें यदि कोई काम करना है तो लेकिन प्लेटो ये अच्छी तरह जानता था कि परिवार और संपत्ति इन दोनों के बिना ही काम नहीं चल सकता। इसलिए वो परिवार की संस्था का उन्मूलन नहीं करता, वो संपत्ति का भी उन्मूलन नहीं करता, वरन वो क्या करता है, इनके उन्मूलन के बजाय इनके साम्यवाद की व्यवस्था कर देता है। समानता समाप्त नहीं करता, वो परिवार को छोटे परिवार से एक बड़ा परिवार बना देता है। संपत्ति को समाप्त नहीं करता, संपत्ति को नियंत्रित कर देता है। जितनी आवश्यकता उतना तुम्हें जिंदगी भर मिलता रहेगा, तुम राज्य की सेवा करो। तो इस प्रकार से ये शिक्षा, न्याय और शिक्षा के द्वारा जो उसने आदर्श राज्य का भवन खड़ा किया है, उस भवन के ऊपर और ज्यादा मजबूती से वो स्थापित कर देता है संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद को। इस साम्यवाद की बहुत अधिक विद्वानों ने और खासकर उसके अपने शिष्य अरस्तु ने सर्वाधिक आलोचना की। अरस्तु के द्वारा जो आलोचना की गई थी, उनकी आलोचनाओं के जो मुख्य बिंदु हैं वो हमें ध्यान में रख लेने चाहिए। विस्तार से आपकी पाठ्य पुस्तकों में है, यहाँ हम केवल उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अरस्तु का ये कहना था कि जनसंख्या का इतना अधिक कठोर विभाजन कर देना ये मनुष्यता को ही नष्ट करने के समान है। वो ये कहता है कि परिवार और संपत्ति मनुष्य के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। बिना परिवार के व्यक्ति को माँ का स्नेह कैसे मिलेगा, पिता का संरक्षण कैसे मिलेगा। परिवार में इतनी प्रकार की जो उदारता होती है, एक दूसरे के स्नेह और संरक्षण से बच्चा सीखता है, बड़ा होता है, उस प्रकार की जो गर्मी है, संबंधों की गर्मी, वो प्लेटो हटा देता है। और फिर जो बच्चे बनेंगे, जिन बच्चों का निर्माण होगा, वो प्राकृतिक वातावरण में जो बच्चे पनपे हैं उनके बजाय एक अलग तरह के कृत्रिम बच्चों का निर्माण होगा। वो ये कहता है कि संपत्ति जो है मनुष्य में उदारता के गुणों को उत्पन्न करती है। संपत्ति यदि व्यक्ति के पास होती है तो उसमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। संपत्ति से व्यक्ति सुरक्षा की भावना महसूस करता है। इसलिए संपत्ति के केवल नकारात्मक लक्षण नहीं है, वरन संपत्ति में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, यदि वो उन्हें उन गुणों से वंचित कर देगा तो वे दार्शनिक राजा जो हैं वो स्वाभाविक मनुष्य नहीं रह पाएंगे। और यही बात परिवार के बारे में भी है। भाई बहन का प्रेम है, माता पिता का संरक्षण है, जो सानिध्य है। बच्चे, माता पिता को ही सबसे अधिक पता होता है कि उनके बच्चे की कमजोरी क्या है और उसकी विशेषता क्या है। उसको वो बहुत प्रेम से दूर भी कर सकते हैं। पूरी तरह से बच्चे के पालन पोषण में माँ का जो योगदान है उसको प्लेटो नहीं समझ पाता, और वो पहला काम ये करता है कि उस माँ से ही बच्चे को छीन करके उसे सामूहिक संतानशालाओं में डाल देता है। तो इस तरह से अरस्तु उसकी आलोचना करता है और वो ये कहता है कि उसके गुरु की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा आलोचना जिसकी की जानी चाहिए वो योजना इस परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की ही योजना है। ठीक है, अब यदि इसको समझें, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताओं में हम ये देख सकते हैं कि एक अर्ध साम्यवाद है। ये केवल आधा साम्यवाद है, आधी जनसंख्या के लिए, बल्कि केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, अधिकांश जनसंख्या के लिए नहीं है। इस साम्यवाद के द्वारा वो आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति इन दोनों का विभाजन कर देता है। राजनीतिक शक्ति अभिभावकों के पास रहेगी और आर्थिक शक्ति जनसंख्या उत्पादक वर्ग के पास रहेगी। इसी प्रकार से इस साम्यवाद की व्यवस्था के द्वारा वह एकाधिकार स्थापित कर देता है पूरी तरह से दार्शनिक राजाओं का, और शासन में वो जनसंख्या को पूरी तरह से शासन के सीमा से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इसके साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन इसका जो है इसकी प्रशंसा की बजाय प्लेटो के साम्यवाद की जो कपोल कल्पना है उसकी आलोचना ही अधिक हुई है। व्यवहार में यह संभव नहीं है कि इस प्रकार के किसी
साम्यवाद का निर्माण किया जाए। और प्लेटो ने स्वयं अपने जीवन काल में ये कोशिश की थी कि वो दार्शनिक राजा का निर्माण कर ले, लेकिन मैसेडोनिया के राजा फिलिप को जो है वो दार्शनिक राजा बनाने के लिए उसने वो लेकर के आया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो रिपब्लिक में वो जो पूरा आदर्श राज्य का जो ढांचा वो निर्मित करता है, वो ढांचा पूरी तरह से काल्पनिक है, दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है और उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। किंतु फिर भी सिद्धांत के रूप में ये बहुत ही शानदार सिद्धांत है। खासकर महिलाओं की स्वतंत्रता की जो बीज इसमें निहित है, वो न तो इससे पहले किसी ने व्यक्त किए और न इसके बाद में कोई व्यक्त कर पाया। आधुनिक समय में भी महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज हम देखें कि भारत में महिलाओं को संसद में नाममात्र संरक्षण नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था के लिए महिलाएं आज भी लड़ रही हैं। और प्लेटो ने आज से 2500 साल पहले महिलाओं को ये मुक्त हस्त अधिकार दे दिया था कि वे शासन करने के लिए उतनी ही योग्य हैं जितने के पुरुष। तो ये प्लेटो का साम्यवाद है। और अन्य सिद्धांतों के लिए